Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the 7th lecture of the Unit 5. We will understand about the depreciation in this lecture and this types and this methods. Okay. हम depreciation के बारे में स्टडी करेंगे, उसके टाइप्स और मेथड्स के बारे में कुछ एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा क्या होता है depreciation, कैसे निकलता है. ओके. सो सबसे पहले हमको जानना होगा व्हाट इज अ डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है. हिंदी में बात करें तो घिसाव, मतलब किसी चीज़ में कमी आना. बेसिकली डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी असेस्ट या किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर चीज़ की, इक्विपमेंट की वैल्यू में कमी आना, उसकी कॉस्ट वैल्यू मीन्स कॉस्ट में कमी आना, किसके साथ, टाइम के साथ. ठीक, जैसे सिंपल तरीके से बात करें कि एक हमने इक्विपमेंट खरीदा, एक मशीन खरीदी, नई खरीदी, अच्छी पैसे में 20 लाख रुपए में मान लिया, बहुत हैवी. तो पहले खरीदी, उससे वर्क कर रहा है, उससे काम कर रहा है, उससे गेन कर रहा है, पैसे अर्न करना है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल या 5 साल बाद, क्या जो कॉस्ट 20 लाख रुपए में ली थी उसको अगर हम उसको बेचना चाहें, तो क्या वो 20 लाख रुपए में बिकेगी? नहीं बिकेगी ना, वो उससे कम में बिकेगी, क्योंकि वो उसकी जो एक्चुअल पावर थी, एक्चुअल जो मशीन थी, सेकेंड हैंड हो गई या वो फर्स्ट हैंड नहीं रही. बेसिकली कहें तो उसकी कम होगी, या उसके बोल सकते हो उसकी जो प्राइस है, उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ गई है. दैट कमी इट कॉल्ड, जो कमी हुई है, दैट रिडक्शन इज कॉल्ड एज ए डेप्रीसिएशन बेसिकली. ठीक है ना. डेप्रीसिएशन एज ए बेसिकली रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ असेस्ट विथ टाइम. समय के साथ किसी भी मशीन में, किसी भी वैल्यू में, किसी भी असेस्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसकी वैल्यू में कमी आती है, दैट इज कॉल्ड एज ए डेप्रीसिएशन. ओके. जो डेप्रीसिएशन होता क्यों है? डेप्रीसिएशन बेसिकली सिंपल तरीके, जो डिक्लिनेशन होता क्यों है, डिक्लिनेशन कॉस्ट में होता क्यों है? वियर एंड टीयर के कारण. जैसे किसी मशीन को यूज करोगे तो वो हल्की घिसेगी, उसकी क्वालिटी में कमी आएगी, उसके कंपोनेंट कुछ पार्ट उसके कमज़ोर होंगे, जो बाद में कुछ टाइम बाद रिप्लेसमेंट हो सकते हैं. दैट्स वाई जो मशीन की जो वैल्यू है उसमें रिडक्शन हो जाता है, डिक्लिनेशन हो जाता है. ठीक है. ओके. अगर हम एक तरीके से और बात करें तो डिप्रिसिएशन ऑल्सो सिग्निफाई द इक्वल अमाउंट ऑफ मनी. ओके. सिंकिंग फंड की बात की गई यहाँ पर. हम अगर डेप्रिसिएशन को सिंकिंग फंड से जोड़ा जाए, सिंकिंग फंड का मतलब होता है कि एक फंड होता है, एक मनी जो हम हर साल या हर मंथ एक जगह स्टोर करते हैं. क्यों करते हैं? उस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए. जैसे इस थर्ड लाइन का मतलब समझाते हैं कि अगर हमने एक इक्विपमेंट 20 लाख रुपए का खरीदा, ठीक है, 20 लाख खरीदा, और इसकी जो लाइफ है वो मान लिया उसकी लाइफ है 20 ईयर. 20 साल बाद ये ख़राब हो जाएगा, ये इसको बेचना, हमको बेचना होगा, कुछ सैलरी वैल्यू मिलेगी ना. तो 20 साल बाद हमको इसको बेचना होगा, तो 20 साल बाद हमको एक नया इक्विपमेंट लेना होगा. ठीक है. तो एक साथ पैसे कैसे आएंगे? तो एक साथ पैसे की दिक्कत से बचने के लिए हमें इस मशीन से जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट एक साथ इकट्ठा करते जाते हैं मंथली बेसिस पे. हम कहीं डिपॉजिट या बैंक में डिपॉजिट करते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए सिंकिंग फंड. ठीक है. डिपॉजिट करते जाते हैं, तो 20 साल बाद, 20 ईयर्स बाद जो मनी इकट्ठा होगा, उस मनी की वैल्यू 20 लाख या उससे ज़्यादा होगी, जिससे हम उस मशीन को दोबारा इक्विप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड, और इसको डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर सकते हैं. जो मनी हमने डिपॉजिट कर रहे हैं बेसिकली वही उसकी डेप्रिसिएशन है, वही उसमें कमी होती जा रही है. उसको प्रॉफिट वगैरह हम सब हटाने के बाद जो हम जमा कर रहे हैं वही डेप्रिसिएशन है. अल्टीमेटली जो मनी हमने कमाई, जो एक्स्ट्रा निकाली, उसको सबमिट किया, वही डेप्रिसिएशन है. उतनी वैल्यू की मनी की मशीन में कमी होती जा रही है. जैसे कि अगर हमने एक महीने बाद उसमें 10,000 रुपये जमा किए, 10,000 एक महीने बाद इसकी कमी होगी 10,000. सिंपल तरीके से बोलें, ये मशीन 20 लाख की नहीं होकर 19,90,000 रुपीज़ की बाकी, इतनी इसकी वैल्यू बाकी रही. ठीक है. दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. सिंपल अगर सिंकिंग फंड के टर्म में समझें तो. ओके. नाउ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मीन्स जो कमी होती है वो किस तरीक़ों की होती है. ज़रूरी नहीं है मशीन या किसी पर्टिकुलर लैंड. हम डेप्रिसिएशन की बात किसी मशीन के अकेले नहीं कर सकते. डेप्रिसिएशन किसी लैंड या किसी हाउस की बात भी कर सकते हैं. तो उसमें कमी, उसमें कुछ वियर एंड टियर नहीं आएगा, उसमें कुछ फंक्शनलिटी का कमी आ सकती है, डेप्रिसिएशन आ सकता है. तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन. First is a physical depreciation, which is used for which is occur due to the wear and tear, shocks and vibrations also. But
there is also functional depreciation which cause due to the loss in the value of property due to the insufficient design or drawing or we can say the fashion. ओके दोबारा समझते हैं इसको. फिजिकल डेप्रिसिएशन मीन्स किसी भी मशीन या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी क्या बोल सकते हैं उसको, किसी भी प्रोडक्ट के वेयर एंड टियर आ जाना, उसको यूज़ कर रहे हो तो उसके किसी पार्ट में कमी आ जाना, जैसे कारण उसकी वैल्यू कमी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल डेप्रिसिएशन. मीन्स फिजिकल चीज़ों में कमी आ रही है. ठीक है. बट अगर कोई प्रॉपर्टी की लेकिन बात करते हैं, उसके डेप्रिसिएशन कैसे डिफाइन करेंगे, उसको डेफिनेशन डिफाइन करेंगे फंक्शनल डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में. जैसे ये हमने अगर कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीदी कोई प्रॉपर्टी, बट उस प्रॉपर्टी कुछ समय बाद उस प्रॉपर्टी में कमी आ गई. क्यों आ गई? कि जो प्रॉपर्टी बनी हुई थी, जो घर बना हुआ था, उसकी डिज़ाइन अलग ही थी, उसकी डिज़ाइन बहुत बेकार थी, जो आज के जो 10 साल बाद डिज़ाइन हो रही है उससे मैच नहीं कर रही, तो उसकी वैल्यू में कमी आ गई. हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. ठीक है. या फिर हो सकता है उसका जो फैशन है, जो बना हुआ है, उसमें कमी आ गई. ठीक है. इससे कारण उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आ गई. उसके अलावा कुछ सडन कॉज हो गया, जैसे उसके आसपास कुछ नेचुरल डिजास्टर या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, कुछ पाइपलाइन गैस लीक हो गई, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, इसके कारण वहाँ रहना मुश्किल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया. दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल डेप्रिसिएशन. समझ गया होगा आप लोग अच्छी तरीके से. फिजिकल मीन्स उसके इक्विपमेंट, उसके पार्ट में कमी आना, फंक्शनल मीन्स उसके फंक्शन में कमी आना. ठीक है. दैट इज अ टाइप्स ऑफ बेसिकली डेप्रिसिएशन हमने समझ लिए हैं. Now we just understand about the methods of depreciation. Methods of depreciation. So there are some methods of depreciation we will discuss. इसके अलावा और भी होते हैं, बट हम 3-4 मेथड के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन. ओके, सिंपल तरीके से बात करेंगे. तो व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड? तो नाम से समझ में आ रहा है. स्ट्रेट लाइन मीन्स जो किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट या किसी भी चीज़ में, एसेट में जो कमी आ रही है वो सिंपल तरीके स्ट्रेट लाइन में आ रही है. स्ट्रेट लाइन मीन्स उसकी कुछ वैल्यू में कमी आ रही है, जो वैल्यू में कमी आ रही है वो कांस्टेंट है. जैसे, ठीक है, जैसे कि हमने कुछ इसको फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ना. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स अमाउंट, बेसिकली इसमें होता है कि इसमें एक फिक्स अमाउंट की कमी आती है. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन के लिखना चाहे तो डी इज इक्वल टू सी आई माइनस सी एस डिवाइडेड बाई एन. वेयर ये चीज़ें क्या, ये चीज़ें हैं. सी आई इज इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ इक्विपमेंट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट या प्रोडक्ट जो भी कुछ होता है. सी एस इज अ सैल्वेज वैल्यू, एंड एन इज अ लाइफ ऑफ ए इक्विपमेंट. हम इसको इक्विपमेंट के टर्म से समझ लेते हैं. तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द equipment, salvage value of equipment, and the life of equipment. सिंपल तरीके से. ठीक है. अब सेल्वेज वैल्यू मीन्स समझ सकते हैं उसके लाइफ के बाद जो उसमें उसकी जो कॉस्ट होती है, जो उसको जो बेची जाती है, उसकी वैल्यू सेल्वेज सेल आती है. इसको एग्जांपल समझते हैं. इसमें डेप्रिसिएशन करते हैं. इसमें एक टर्म आता है बुक वैल्यू, उसको हम अगली क्लास में समझेंगे, जो लास्ट क्लास होगी इस सब्जेक्ट की एज वेल एज इस यूनिट की एज वेल एज इस सब्जेक्ट की. ठीक है ना. तो हम समझते हैं जैसे कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट था जिसकी इनिशियल कॉस्ट थी हमारे पास 1 लाख रुपीज़. मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ इनिशियल कॉस्ट है उसकी. ठीक है. इनिशियल कॉस्ट 10,000 रुपीज़. तो उसकी सैलवेज वैल्यू है, दिस इज अ सी आई. उसकी सैलवेज वैल्यू थी हमारी 1,000 रुपीज़, यानी 1,000 रुपये में वो बिक रही है. तो दिस इज अ सैलवेज वैल्यू सी एस. और उसकी जो यूटिलाइजेशन पीरियड था या जिसका जो लाइफ थी वो थी 5 ईयर्स. ओके. ठीक है. तो हर साल उसका क्या डेप्रिसिएशन होगा
कांस्टेंट डेप्रिसिएशन होगा, या बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होगा। वो कितना होगा, वो सिंपल इस फॉर्मूले से निकलेगा, वो D इज इक्वल टू सिंपल D इज इक्वल टू CI कितना है हमारा 10,000 माइनस CS कितना है, सैलवेज वैल्यू कितनी है 1000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा ये 1800 रुपीज़। इट मीन्स 1 साल बाद उसकी जो वैल्यू में कमी आ जाएगी वो हो जाएगी 1800 रुपये। कैसे होगी, इसका अपन कैश फ्लो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हटा देते हैं और कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं, देन समझते हैं इसको तरीके से, ठीक है ना। छोड़ो, उसको पूरा हटा देते हैं। ना उसका कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो समझते हैं, ठीक है ना। कैश फ्लो डायग्राम नहीं, इसको बुक वैल्यू के हिसाब से समझते हैं। तो बुक वैल्यू के हिसाब से, बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू मीन्स कि 1 साल बाद उसकी क्या वैल्यू थी। जैसे हमारी डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू के हिसाब से, बुक वैल्यू और हमारी इधर आएगा ईयर, यहाँ पर आएगा ईयर्स, मीन्स ये इनिशियल 0 ईयर में, ये 1, ये 2, ये 3, बाकी का हम यहाँ बना लेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मीन्स 0 ईयर्स में जो डेप्रिसिएशन 0 थी, यानी कि जो अमाउंट थी, बुक वैल्यू थी कितनी थी 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये स्टार्टिंग में लिया। जो बुक वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू, वो कॉस्ट जो उसकी उस टाइम पर कॉस्ट है, उस सारी चीज़ें हटाने के बाद, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने जितने रुपए की खरीदी उतने रुपए की बुक वैल्यू होगी। देन आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज 1800 रुपीज़ after the 1 year. So what is the book value? Book value becomes 10,000 minus 1800 rupees. It becomes 8200. ठीक है। आफ्टर 2 years what is the book depreciation? 1800 पहले साल का प्लस 1800 दूसरे साल का, इट बिकम्स दिस। तो इसको और कम कर दे तो 8200 में 1800 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 4 और 6 6400, ठीक है। और कम कर देंगे तो इसमें 1800 करते, और अल्टीमेट करते करते अगर हम 4, 5 यानी 5th ईयर पे जाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 1000 रुपये, और ये बच जाएगा 4 × 1800 रुपये। तो ये 1000 रुपये, अब 5 साल बाद जाना नहीं, कि 5 साल बाद ईयर, तो 5 साल बाद जो वैल्यू बचेगी वो उसकी बुक वैल्यू और उसकी सैलवेज वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि 5 साल बाद उसको बेचना होगा हमको, ठीक है। तो सिंपल समझ के स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के बारे में। नाउ वी जस्ट अंडरस्टैंड विद द सेकंड मेथड ऑफ अ depreciation, which is a decline balance method or constant percentage method. Basically in this matter we just reduce a fixed percentage of a actual amount of a initial amount of a machine. सिंपल तरीके से जैसे हमने इनिशियल मतलब जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में हमने एक कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज किया, उसी तरीके से इस परसेंटेज मेथड में हम एक कांस्टेंट परसेंटेज से डिक्रीज करते हैं, ठीक है। व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ दिस, परसेंटेज हम निकालते हैं विद अ फार्मूला हम निकालते हैं सिंपल तरीके से। अब इस तरीके का यूज क्यों पड़ा, परसेंटेज बोलो या वो एक कांस्टेंट वैल्यू बोलो, दोनों चीज़ तो सेम हो जाएगी, नहीं। परसेंटेज एक कांस्टेंट वैल्यू में क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू में वैल्यू डिवाइड होती, वैल्यू माइनस होती है, पर परसेंटेज एक परसेंटेज में परसेंट माइनस होता है। परसेंट मीन्स अगर 10,000 की कुछ वैल्यू थी, उसका 10% लिया, 1000 रुपये माइनस हुआ, बट अब 9,000 रुपये बचा है, तो 9,000 का 10% देखा जाएगा, ना कि 10,000 का। दैट इज डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट परसेंटेज डेप्रिसिएशन और डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट अमाउंट डेप्रिसिएशन, ठीक है। नाउ वी जस्ट टेक अ फार्मूला, ओके। नाउ वी जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द ये कहाँ यूज होता है, बेसिकली जो कांस्टेंट बैलेंस मेथड, सॉरी डिक्लाइन बैलेंस मेथड या कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है, इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से यूज किया जाता है जनरली जहाँ पर उसकी सैलवेज वैल्यू 0 ना हो, यानी कि वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ वो कुछ रुपए में बिक जाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि कबाड़ में बिक जाए, या फिर नेगेटिव ना हो। नेगेटिव मीन्स नेगेटिव किसकी होगी,
नेगेटिव किसकी होगी सैल्वेज वैल्यू, एक समझो, कोशिश करो, नेगेटिव होती है किसी बिल्डिंग की। क्यों होती है? क्योंकि उस बिल्डिंग का एक 50 साल की उम्र थी, जी ली उसने, या 100 साल की उम्र थी, जी ली उसने, अब उसको हटाना है तो उसको तोड़ने के लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे, वो टूटेगी नहीं, तो हमें उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, और तो वहाँ पर सैल्वेज वैल्यू नेगेटिव होगी। बेसिकली ये वहाँ पर यूज़ की जाती है मेथड जहाँ पर सैल्वेज वैल्यू जीरो ना हो, ना ही नेगेटिव हो। ओके ओके, नाउ हम वी जस्ट सी अ सिंपल formula of this method. The formula is that D1 means first installment, पहली डेप्रिसिएशन आफ्टर फर्स्ट ईयर या फर्स्ट जो टाइम के बाद, नंबर ऑफ टाइम के बाद होती है, सी आई इज इन मल्टीप्लाई बाई एफ डी बी। ओके, व्हाट इज अ डी आई डी वन, जी दिस इज वन, डी वन इज अ depreciation or declination of a, this is a declination at first year, एक साल बाद कितने एक कमी आई, that is called CI is a initial value, initial cost, you can say CI is a initial cost of a machine. And what is the FDB? FDB is a fixed declination, fixed decline balance rate, fixed decline balance rate at which we have to reduce the depreciation, and जिस पर बेसिकली डिक्लिनेशन अकर करेगा। सो अल्टीमेटली ये बन जाता है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट डेप्रिसिएशन डिक्लिनेशन। बट व्हाट इज एफ डी बी, एफ डी बी क्या होगा बेसिकली, तो एफ डी बी बिकम्स एफ डी बी इज इक्वल टू इट बिकम्स 1 माइनस सी आई सी एस it becomes CS upon CI की power 1 by n. Okay, so this is a simple formula. Okay, so this is a simple method of declination. The method is just decline balance method of the constant percentage method, which is used for the electronics items and at which there is no zero salvage value और नेगेटिव salvage value, उनके लिए यूज नहीं कर सकते जहाँ पर salvage वैल्यू जीरो हो या नेगेटिव में हो। ओके, बेसिकली इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। सिंपल तरीके से समझ लिए, इसमें हम एक फिक्स परसेंटेज एवरी ईयर कम करते जाते हैं। ओके, समझ गए, एफ डी बी हो गया। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ डबल डिक्लाइन मेथड, वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल मेथड। बेसिकली इसमें कुछ नहीं करते, इसमें हम सिंपल जो डिक्लिनेशन करते थे उससे डबल वैल्यू कर दी, सिंपल तरीके से, इसमें कुछ नहीं किया। इसमें डिक्लिनेशन हम स्टार्टिंग में करते थे, उससे डबल कर दिया। डबल मीन्स कि हमने जो डिक्लिनेशन माना था कांस्टेंट मानते थे, जैसे हमने एक डिक्लिनेशन मानते थे कांस्टेंट कि जो 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है हर मंथ में, तो हर साल में 10,000 रुपये हम कम कर देते थे। या हम जो कॉस्ट निकाली थी हम इसको निकाल देते हैं अभी, जैसे हमने निकाला था वहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसमें निकाला था 1800 रुपये आ रही थी, ठीक है। लेकिन इन दिस मेथड हम इसको जस्ट डबल कर देते हैं कि जो कॉस्ट जो रिडक्शन हो रहा है वो डबल आ रही है, 1800 का 3600 रुपये आ रहा है, और कुछ नहीं करते हैं बस। ओके, तो सिंपल तरीके से इसमें हम एफ डी वी भी निकालते हैं, एक फैक्टर निकालते हैं। बेसिकली ये कहाँ यूज होता है, आप डबल क्यों कर रहे हैं, डबल वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर किसी प्रॉपर्टी के या किसी मशीन के रेट बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वहीं करते हैं, इसका ज़्यादा यूज नहीं करते, केवल वहीं पर उसी जगह पे करते हैं जहाँ पर हमें डबल डिक्लिनेशन देखना होता है, या फिर जहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, किसी प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो डबल स्पीड से बहुत तेज़ी से गिर रहे हो, तो डबल डिक्लिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, जिससे हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम समय में काफ़ी नीचे तक आ जाती है। नाउ वी जस्ट लुक अ फॉर्मूला ऑफ दिस डबल डिक्लिनेशन मेथड। नो सो इस फार्मूले में पहले एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं एफ डबल डी बी या एफ डी डी बी। एफ डी डी बी
which has a full form fixed factor for double declination double declination बैलेंस, डबल, इसको हटा दें यहाँ से, डबल डिक्लिनेशन बैलेंस, डिक्लिनेशन बैलेंस। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे हम वहाँ पर नंबर ऑफ ईयर से 1/n कर देते थे, जहाँ पर सिंगल डिक्लिनेशन मेथड यूज करते थे, बट यहाँ पर उसका डबल कर देते थे। सिंपल क्या करते हैं 2/n सिंपल तरीके से, और इसकी जो बुक वैल्यू निकालने होते हैं, आगे की वैल्यू प्रोसेस और बाकी की जो प्रोसेस है वो सिंपल हमारा जो डिक्लिनेशन बैलेंस मेथड है हमारे पास, इस मेथड के उसी मेथड से सेम इसी तरीके से निकालते हैं, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ हम जिसमें बुक वैल्यू को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो बुक वैल्यू हमारी किसी साल बाद निकालनी हो, n ईयर्स बाद निकालनी हो, तो इट विल बिकम CI 1 माइनस FDDB की पावर n। हम इसमें एक क्वेश्चन भी देखेंगे, सारे मेथड को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, उसको एक क्वेश्चन से देखेंगे कि इन सारे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट वो अगले लेक्चर में देखेंगे। नाउ द लास्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज ए लास्ट सिंकिंग फंड मेथड। ओके, इसको हम वैसे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, बट दोबारा डिस्कस कर देते हैं। सिंकिंग फंड मेथड में करते क्या है, बेसिकली सिंकिंग फंड मेथड में क्या करते हैं कि हम एक अमाउंट लेते हैं, जैसे कि हमारे पास वही एग्जांपल लेते हैं, दोबारा एग्जांपल लेते हैं, उसको एक दोबारा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे, किसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक जैसे हमारी किसी मशीन की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़, ठीक है, ओके, 10 लाख रुपीज़ कॉस्ट है, ओके, और इसकी कुछ सेल्वेज वैल्यू भी होगी। मान लिया इसकी 10 साल बाद यूटिलाइजेशन के बाद 10 साल बाद इसकी सेल्वेज वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख में बिक जाती है ये मशीन। सो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ अमाउंट बचा उसमें कुछ डेप्रिसिएशन हो रहा होगा, ठीक है, तो उस डेप्रिसिएशन को ओवरकम करने के लिए हम कुछ अमाउंट ईयरली या मंथली बेसिस पे कहीं भी डिपॉजिट कराते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए सिंकिंग फंड। यहाँ डिपॉजिट करा दिए, दिस इज कॉल्ड एज ए सिंकिंग फंड, ठीक है, तो हम कितना अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, उतना ही अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं जितना हमारा हर ईयर हर साल में डेप्रिसिएशन हो रहा है। उससे क्या फ़ायदा मिलता है कि जो वैल्यू डेप्रिसिएशन हो रही है वो हमारी सिंकिंग फंड में इंक्लूड होती जा रही है, बट हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं उसके बाद क्या आते हैं। और 10 साल बाद हमको ये मशीन दोबारा चाहिए, तो 10 लाख रुपए एक साथ चाहिए, 10 लाख एक साथ रुपए कैसे आएंगे, उस सिंकिंग फंड की मदद से आएंगे। हम जो पैसे जमा किए हैं बेसिकली इसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा, अल्टीमेटली एंड में कुछ ज़्यादा अमाउंट हमारे पास मिलेगा, ठीक है, तो उसमें से 10 लाख रुपए निकाल के हम मशीन को इक्विप कर लेंगे, 9 लाख रुपए का इक्विप कर लेंगे, और जो अमाउंट एक्स्ट्रा होगा उसको हम रख लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ए सिंकिंग फंड मेथड। तो सिंकिंग फंड में हम सिंकिंग फंड कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन या सिंकिंग फंड को कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इनिशियल कॉस्ट, सेल्वेज वैल्यू एंड द नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम निकालते हैं, सिंपल एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम निकालते हैं। तो व्हाट इज द फार्मूला, तो हम सिंपल एक साल के बाद या कुछ साल के बाद निकालते हैं। तो सिंपल तरीके से, तो डेप्रिसिएशन आफ्टर, सिंपल इसको बोलेंगे, इसको इस तरीके से ना, इसको बोलेंगे हम, इसको हम करेंगे, सॉरी, डेप्रिसिएशन फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट की बेसिस पे निकालेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट मीन्स जो सिंकिंग फंड की वैल्यू है वो कम होती जाती है थोड़ी थोड़ी। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ each year, it will becomes like D is equal to CI minus CS, CI is initial cost, CS is a salvage value, multiply by I upon 1 plus I की पावर n। what is a I, basically I is a interest which has, वो जो हमको सिंकिंग फंड जमा करने पे मिलेगी,
जो मिलेगी, जो वैल्यू हमको मिलने वाली है, जो इंटरेस्ट हमको मिलने वाला वो, क्योंकि इसी की बेसिस पे सिंकिंग फंड जमा करोगे तो इसकी अल्टीमेटली 10 साल बाद हमको 10 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो बेसिकली सिंकिंग फंड कम होता चला जाएगा। तो दिस इज और अगर आफ्टर n ईयर्स के बाद डेप्रिसिएशन देखना है, जो सिंकिंग फंड देखना है, एंड आफ्टर n ईयर्स हमको देखना है, तो इट विल बिकम dn इज इक्वल टू d इनिशियल वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। दिस इज अ फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने इस लेक्चर में डेप्रिसिएशन को डिफाइन किया, डेप्रिसिएशन के बारे में जाना, हमने डेप्रिसिएशन को देखा और डेप्रिसिएशन के कुछ टाइप्स के बारे में डिफाइन की, टाइप्स क्या होते हैं, किसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन होता है। देन हमने कुछ मेथड्स के बारे में डिटेल बात की, उसके मेथड को अच्छी तरीके से समझा, उसके फॉर्मूले को देखा। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अ क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन को डील करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे और कुछ टर्म्स बचे हुए हैं उसके बारे में डील करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।